एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए अपनी मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव कर रहा था जिसमें किसी लड़की की मीठी सी आवाज़ में जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द एक गाना बज रहा था, जिस पर उसके लब भी उन्हीं बोलों पर हिल रहे थे और उंगलियां स्टीयरिंग पर थिरक रही थी। तभी वह अपने मन में बोला, बस एक बार कॉल आ जाए उनकी ओर से, उम्मीद है उनका जवाब हाँ ही होगा। यह सोचते हुए उसकी मुस्कुराहट हल्की सी फीकी पड़ गई, लेकिन अगले ही पल वह एक गहरी सांस लेकर फिर से मुस्कुराते हुए खुद से बोला, बिल्कुल हाँ ही होगा उनका जवाब। अब इतने हैंडसम डॉक्टर को कौन ही मना करेगा। बी पॉजिटिव एज यू ऑलवेज आर, कार्तिक गुप्ता। और यह सोच उसने गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। फिर उसका ध्यान उसी मीठी सी आवाज़ में बज रहे गाने पर गया, जिसके बोल इस वक्त कुछ इस तरह थे। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीदें मिली। चाहे कोई करे सितम ये जहाँ, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है। जिसकी आवाज़ थी, उसकी आवाज़ में ये गाना इतना अच्छा लग रहा था कि कार्तिक अपने मन में चल रहे सभी ख्यालात भूल गया। फिर उस आवाज़ में डूबते हुए मुस्कुराकर उसकी तारीफ़ में बोला, कुछ भी कहो मगर नैना की आवाज़ इतनी प्यारी है ना कि करोड़ों लोगों की भीड़ में भी इंसान पहचान ले उन्हें। यूं ही नहीं, म्यूज़िक इंडस्ट्री पर इतने सालों से राज कर रही हैं वो। इसके बाद ना जाने उसकी गाड़ी में नैना मलिक के कितने ही गानों का सिलसिला चलता रहा। तब जाकर वे मुंबई के सिटी केयर हॉस्पिटल तक पहुंचा और स्टाफ पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कार्तिक अंदर आते हुए सबको ग्रीट कर रहा था, जिस पर सब मुस्कुराकर जवाब दे रहे थे। जिसके बाद वह लिफ्ट से सीधे दूसरे माले यानी डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में पहुंचा और वहां अपने केबिन के अंदर जाने को बढ़ा, जिसके बाहर खूबसूरत सा नेम प्लेट लगा था जिस पर लिखा हुआ था, कार्तिक गुप्ता MBBS MS जनरल सर्जरी MCH इन कार्डियोलॉजी। वह अपने केबिन के अंदर आया और किसी केस की फाइल लेकर स्टडी करने लगा कि तभी उसका फ़ोन बजा और उसमें झलक रहे नंबर को देख वो मुस्कुरा उठा। कॉल उठाते हुए फ़ोन को स्पीकर पर रख वापस फाइल पढ़ते हुए बोला, हाँ माँ बोलो। जिस पर उधर से उसकी माँ प्यार से बोली, वही बोलूँगी जो इतने वक्त से बोल रही हूँ बेटा, कर ले शादी, 35 का हो गया है। अभी अभी तेरे पापा के फ्रेंड डॉक्टर मित्तल मिले थे, उनकी बेटी गायकोलॉजिस्ट है, बोलो तो बात चलाएं। यह सुन कार्तिक मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता था आप यही बात करोगी। कितनी बार बोलूँ मैं कि अभी इंटरेस्ट नहीं है मेरा शादी में, प्लीज़ अब रहने दो ना यह टॉपिक आप। जिस पर उधर से उसकी माँ भड़कते हुए बोली, क्या इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्या बुढ़ा होकर करेगा शादी। हर दूसरा इंसान जो मिलता है पूछता है, डॉक्टर अपना कार्तिक शादी कब कर रहा है, हमें भी बताएं। क्या जवाब दूँ मैं उनको, इतने सालों से वेट कर रही हूँ और अब तो करियर भी सेटल हो गया है तेरा, तो क्यों नहीं करता। अगर तू किसी को पसंद करता है तो वैसे बता दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बात पर कार्तिक उन्हें समझाते हुए प्यार से बोला, माँ पहले भी कई बार कह चुका हूँ मैं आपसे कि कोई नहीं है मेरी लाइफ में। इट्स जस्ट दैट कि बेकार में बिना फीलिंग्स वाले किसी रिलेशन में नहीं फंसना चाहता। और मुझे पता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मेरी लाइफ में कोई हुई भी तो, लेकिन है ही नहीं कोई तो क्या करूँ। और वैसे भी मुझे अभी उनका केस हैंडल करना है जो मेरी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हैं, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। इस पर उधर से अर्पणा जी चिढ़कर बोली, हाँ जैसे उसकी तबीयत ठीक कर लेने के बाद तो वही तुझसे शादी कर लेगी। और कॉल काट दिया। जिस पर उधर बैठा कार्तिक ज़ोर से हंसते हुए बोला, काश जो आप कह रही हो वो सच हो पाता माँ, तो मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होता। और फिर खुद को कंट्रोल कर अपनी फाइल को आगे पढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब उसका पूरा ध्यान अपनी फाइल पर था तभी उसके पास किसी की कॉल आई, जिसे देखकर वह खुद में बोला, फाइनली। और यह कहते हुए उसने एक गहरी सांस लेकर जैसे ही कॉल उठाई और सामने वाले की बात सुनी, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव घर कर गए और वह अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, वाट, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। पर फिर सामने वाला व्यक्ति कुछ बोला, जिस पर वह कुछ सोच उससे बोला, ठीक है एक काम करो, उन्हें रोको और मेरे केबिन में भेज दो, बोलो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और यह कहकर उसने कॉल काट कर दी। इसके बाद वह अपनी चेयर पर बैठे बैठे अपने हाथों में पेन घुमाते हुए खुद से बोला, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं जबकि आप खुद भी जानती हैं यह आपके लिए कितना ज़रूरी है और अगर वक्त पर नहीं हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। कार्तिक अपने इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी किसी ने उसके केबिन का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर वह अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, कम इन। तो एक काफ़ी उम्रदराज नर्स अंदर आते हुए बोली, सर वो स्पेशल पेशेंट आई हैं बाहर और कह रही हैं कि आपने बुलाया है,
अंदर भेजूँ उन्हें? यह सुनकर कार्तिक उससे बोला, जी मिस्टर मारिया, उन्हें अंदर भेज दीजिए। तो मिस्टर मारिया अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से बाहर निकल गई, जिसके कुछ पल बाद ही किसी ने उनके केबिन का दरवाजे को नॉब घुमाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगी। ऐसा होते ही ना जाने क्यों, लेकिन उसकी धड़कनें एक असामान्य गति से बढ़ने लगी थी। पर फिर उसने खुद को शांत करते हुए मन में कहा, कार्तिक शांत हो जा, कूल डाउन। यह तेरी फेवरेट सिंगर नैना मलिक बाद में है और इस वक्त तेरी पेशेंट पहले हैं, तो पहले खुद को शांत कर और इनसे बात कर। और यह कहते हुए उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और सामने देखा तो पाया कि उसके सामने उसकी आइडियल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की म्यूज़िक क्वीन नैना मलिक खड़ी थी। बिल्कुल सादे से सफ़ेद कुर्ते और जीन्स पहने, ऊपर से चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी वो हल्की भूरी आंखें उसके सच्चे फ़ैन के लिए उसे पहचानना आसान कर रही थी। कार्तिक वैसे भी खोया हुआ सा उसे देख रहा था कि तभी नैना ने अपने चेहरे से वह मास्क हटाया और उसका वह प्यारा सा चेहरा, जो इस वक्त जाने क्यों हल्का पीला सा पड़ गया था, नजर आया। जो देख कार्तिक को उसे बुलाने की वजह वापस ध्यान आई, तो वह अपने ख्यालों से बाहर आकर उसकी तरफ देखकर बोला, आइए बैठिए मिस मलिक। जिस पर नैना विजिटर चेयर पर बैठते हुए अपनी मीठी सी आवाज़ में बोली, जी कहिए डॉक्टर, आपने बुलाया था मुझे? तो उसका सवाल सुन कार्तिक एक गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देख अपने सपाट लेकिन प्यार भरे लहजे में बोला, देखिए मैं बातों को नहीं घुमाऊंगा और एक सीधा सवाल करूंगा आपसे। जब आपको पता है कि आपको कार्डियोमायोपैथी है, जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है और आपको ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है, तो फिर आपने इससे मना क्यों किया? जबकि मैं खुद इसका पता चलते ही आपको ऑफ़र करने आया कि मैं आपका इलाज करूंगा, और आप बखूबी जानती हैं कि लोग मुझे अपना डॉक्टर बनाने के लिए जाने कब से अपॉइंटमेंट लेते हैं। यहाँ आप जिसके पास मैं खुद आया, आपने मुझे ठुकरा दिया। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे बुरा लग रहा है, बल्कि मुझे बस यह जानना है कि आपने ये क्यों किया। और यह कहकर कार्तिक नैना की तरफ जवाब की उम्मीद में देखने लगा। तभी नैना, जो तब से उसकी बातें सुन रही थी, एक गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि मैं जीना ही नहीं चाहती डॉक्टर गुप्ता, तो फिर आप मुझ पर अपना कीमती वक्त जाया करके करेंगे भी क्या? इसलिए मैंने आपको मना किया। उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। तो अब मैं चलती हूँ। नाइस मीटिंग यू। और यह कहते हुए वह वहाँ से उठकर जाने लगी। वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंची कि तभी उसके कानों में कार्तिक की एक बात पड़ी और उसके कदम ठिठक गए। नैना की कही ये बात सुन कि वह जीना नहीं चाहती, कार्तिक हैरान रह गया और खुद से बोला, जो हज़ारों लोगों के जीने की वजह है, वह जीना नहीं चाहती, आखिर इसकी क्या वजह है? लेकिन उसने यह बात गलती से हल्के ज़ोर से कह दी थी, जो दरवाजे तक पहुंची नैना के कानों में भी पड़ गई, और यह सुन उसके कदम ठिठक गए और आंखें नम हो उठी। तो वह कार्तिक की तरफ मुड़ते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, वजह है डॉक्टर गुप्ता, और बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जैसा आपने कहा मैं हज़ारों लोगों के जीने की वजह हूँ, लेकिन मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं बची मेरे पास, तो क्यों जीऊँ मैं? और यह कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा उठी और आंखों की नमी उसके गालों तक का सफ़र तय कर चुकी थी। वहीं कार्तिक उसकी बात सुन अपने ख्यालों से बाहर आया और उसकी तरफ देखने लगा, तो पाया कि उसकी उन नज़रों में कोई उम्मीद नहीं थी, था तो बस दर्द। यह देख उसने खुद के सीने में भी कुछ चुभता हुआ सा महसूस किया। पर फिर वह खुद को नियंत्रित करते हुए वहाँ रखा पानी का गिलास लेकर नैना की तरफ आया और उसे देते हुए बोला, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। अगर कोई बात मन में बोझ की तरह बैठी है, तो एक अजनबी समझकर ही, जो कि मैं हूँ, मुझे बता दीजिए, क्योंकि कई बार अजनबियों से दर्द बांटकर उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, लेकिन मन थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाता है। उसकी कही बातें सुनने ना कभी उसे तो कभी उसके हाथ में थामे पानी के गिलास को देखती। पर फिर उसने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और दो घूंट पानी पीकर बोली, डॉक्टर काफ़ी मशहूर हैं आप, और जानती हूँ कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है डॉक्टर साहब, इसीलिए मेरी दुख भरी दास्तां सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह आपका वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। जिस पर कार्तिक मुस्कुराकर बोला, जब नर्वस होता हूँ ना, तो आप ही के गाने सुनता हूँ। फ़ैन हूँ आपका, तो आपके लिए वक्त कैसे नहीं होगा? हाँ, अगर आपको नहीं बताना कुछ तो अलग बात है, लेकिन आपको सुनने के लिए मेरे पास वक्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए चाहे तो बता सकती हैं कि हुआ क्या है। और यह कहते हुए उसकी नज़रों में जो अपनापन था, उसे देख ना जाने क्यों नैना मना ही नहीं कर पाई और उसका दिल भर उठा। वो एक गहरी सांस लेकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए हल्के मजाकिया लहजे में बोली, अगर आप अपना वक्त बर्बाद करने के लिए इतना ही इच्छुक हैं डॉक्टर गुप्ता,
तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए बताती हूँ आखिर बात क्या है और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती हूँ। जिस पर कार्तिक भी मुस्कुरा उठा और बोला, हाँ ज़रूर सुनाइए, लेकिन पहले चलिए बैठ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि काफ़ी वक्त लगेगा आपको सुनाने में, और इतने वक्त खड़े रहना कहाँ की समझदारी है। और यह कहते हुए उसने अपने केबिन में लगे सोफे की तरफ इशारा किया। फिर दोनों ही वहां जाकर बैठ गए। तभी नैना बार बार अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए जा रही थी और खुद से बोली, हाँ तो कह दिया मैंने डॉक्टर गुप्ता से, पर फिर भी अपनी निजी ज़िंदगी इन्हें बताना कहाँ तक सही होगा। अपने दिल के दरवाजे के पीछे छुपे दर्द को वो दरवाज़ा खोल किसी अजनबी को दिखाना सही होगा। वह अपने इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी कार्तिक, जो तब से उसे देख रहा था, उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से बोला, जानता हूँ आपके मन में कई सारे ख्याल आ रहे होंगे कि मुझ जैसे अजनबी को आपको यह सब बताना चाहिए या नहीं। मुझे बताकर चीज़ें कहीं और गलत ना हो जाएं, पर कोशिश करके देखिए, क्या पता रिजल्ट बेहतर ही निकले बताने का और चीज़ें सही हो जाए गलत की जगह। जिसे सुन नैना ने अपनी नज़रें उसकी ओर की तो पाया कि कार्तिक भी अपनी उन गहरी खूबसूरत हरी आंखों से उसे ही देख रहा था, जिनमें देखकर उसे एक विश्वास सा हो रहा था उसके ऊपर, जबकि वह था तो सिर्फ एक अजनबी ही। तो उसने एक गहरी सांस लेकर कार्तिक को अपने बारे में बताना शुरू किया और बोली, जितनी खूबसूरत और आकर्षक मेरी ज़िंदगी लोगों को दूर से लगती है, वह उतनी ही खोखली और दर्द भरी है। वो कहते हैं ना कि जो दीवार दूर से जितनी खूबसूरत नज़र आती है, उसके जितना पास जाओगे उसमें इतनी ही ज़्यादा दरारें नज़र आएंगी। ठीक उसी तरह मेरी यानी नैना मलिक की ज़िंदगी भी है, दूर से ग्लैमरस, खूबसूरत और बॉलीवुड की चकाचौंध से भरी, लेकिन पास से अकेली, खोखली और बेदर्द। और यह कहते कहते उसकी आवाज़ में उसका दर्द फिर से झलकने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे इस तरह देख कार्तिक ने जरा हिचकते हुए लेकिन अपने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से बहते उन आंसुओं को साफ किया, जिस पर नैना बस उसे देख रही थी। फिर देखते ही देखते आगे बोली, आज से ठीक 2 साल पहले माँ पापा की डेथ हो गई, जिसके बाद मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूं, क्योंकि बचपन से मेरी ज़िंदगी में, मेरे स्ट्रगल में हमेशा वो लोग मेरे साथ निभाते रहे, और तब जब मैं सक्सेसफुल थी अचानक से उनका साथ छूट जाना सहन नहीं हुआ। उसके बाद मेरा ध्यान इतना ज़्यादा मेरी मैरिड लाइफ पर कुछ वक्त तक नहीं रहा। मैंने पूरी तरह खुद को अपने कामों में झोंक दिया, जिसका खामियाजा मुझे मेरे पति के साथ तलाक लेकर चुकाना पड़ा। यह कहते हुए वह एक गहरी सांस लेकर अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कार्तिक की तरफ देख आगे बोली, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। जब मुझे कुछ महीनों बाद पता लगा कि मैंने इस चक्कर में अपने पति कबीर को इग्नोर किया है, तो मैंने कोशिश की चीज़ों को सही करने की, लेकिन तब तक वह मुझसे बहुत दूर जा चुका था। एंड ही स्टार्टेड चीटिंग मी ऑन मी। जिसके बाद एक दिन अचानक उसने आकर मुझे बताया कि हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता और उसे डाइवोर्स चाहिए मुझसे। तो मैंने कुछ नहीं कहा और मैं भी इस चीज़ के लिए मान गई। आखिर जो ख़त्म हो ही गया था उसे ठीक करती भी कैसे। ऊपर से उसके पेरेंट्स, उन्होंने कभी मुझे अपनी बहू का दर्जा दिया ही नहीं। मैंने हमेशा कोशिश की कि घर और काम के बीच अपना तालमेल बैठा कर रखूं, पर शायद उन्हें मेरी कोशिश कभी नज़र ही नहीं आई। या यूं कहूं, उन्होंने सिर्फ यह देखा कि मैं उनके बेटे से ज़्यादा कामयाब हूं, जिस बात पर मुझे शाबाशी देने की जगह हमेशा ताने दिए गए। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि अगर यही दिक्कत है तो छोड़ देती हूँ काम, तो पैसों के लालच में वह भी नहीं करने दिया उन्होंने मुझे। फिर जब उसने मुझे छोड़ा तो इन लोगों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। चाहते थे कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर मुझे निकालें, लेकिन वह मैंने होने नहीं दिया। आखिर वह मेरी मेहनत थी, उस धोखेबाज आदमी की नहीं। नैना अपने मन की बातें कह चुकी थी और कहते कहते उसका अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहा, जिस कारण उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था और उसकी आंखों में था तो बस एक सवाल, जो उसने कार्तिक की तरफ देखकर उससे पूछते हुए कहा, इतना सब खोने के बाद, खुद के लिए इतना लड़ने के बाद, जब अब कभी घर आती हूँ काम से तो खुद को अकेला ही तो पाती हूँ। जीने के लिए इंसान के पास कोई वजह होनी चाहिए डॉक्टर गुप्ता, जो कि मेरे पास एक भी नहीं बची। ना प्यार, ना परिवार, तो उम्मीदें कहाँ से आएंगी जीने की, आप ही बताइए। और ये कहते हुए वह लगातार कार्तिक की तरफ उसके जवाब के इंतज़ार में देखे जा रही थी। तभी कार्तिक, जो अब तक सिर्फ खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, उसने वापस नैना के आंसू साफ किए और उसकी तरफ देख बड़े प्यार से बोला, मिस मलिक, अगर मौत के लिए सिर्फ एक यह वजह काफ़ी है कि जीने की कोई वजह नहीं है, तो किसी इंसान को या और किसी चीज़ को अपनी जीने की वजह बना कर देखिए। क्योंकि मरने की एक वजह बनाई जा सकती है तो जीने की भी हज़ारों बनाई जा सकती हैं।
वह आपके ऊपर है कि आप बना पाती हैं या नहीं, क्योंकि वजह ढूंढो तो हज़ारों मिल जाती हैं। और यह कहते हुए वह अपनी डिम्पल वाली मुस्कुराहट के साथ नैना की तरफ देखे जा रहा था। वहीं नैना, जिसे उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई, वह उससे नासमझी में देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर गुप्ता, मैं समझी नहीं। जिस पर कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, जिस तरह आप इस वजह से मरना चाहती हैं कि कोई है ही नहीं जो आपका ख्याल रखे, जो आपके घर में आपके लिए इंतज़ार करे, उसी तरह अब इस वजह को कि इतने लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको अपने दिल में बसाए रखते हैं, बिना इस उम्मीद के कि आप उनसे भी उतनी मोहब्बत करेंगी, तो आप उन्हें अपने जीने की वजह क्यों नहीं बनाती। आप रोल मॉडल हैं उनकी, जिन्होंने हमेशा एंटी सुसाइडल थॉट्स को प्रमोट किया, और अब आप इस तरीके से सुसाइड ही तो कर रही हैं। सोचकर देखें। उसकी कही यह बात सुन नैना बस हैरान रह गई और एकटक उसे देखती रही, और देखते देखते अपने आप में बोली, एक तरीके से सही तो कह रहे हैं डॉक्टर। आखिर मैं जो लोगों को हर बार कहती हूँ कि खुद की जान लेना कोई सॉल्यूशन नहीं, आज आज एक तरीके से खुद भी खुद के साथ वही तो कर रही हूँ। नैना अपने इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी कार्तिक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिससे वह अपने ख्यालों से बाहर आई। तो कार्तिक एक गहरी सांस लेकर उससे बोला, यह नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ना करें या करें, क्योंकि वह आपका निजी फैसला होना चाहिए। इंसान में जीने के लिए सिर्फ फिज़िकली हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें जीने की इच्छा होनी चाहिए। पर मैं आपसे यह ज़रूर कहूँगा कि एक बार कोशिश करके देखिए कि किसी चीज़ को, जैसे कि आपके फैंस, उनके प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की, शायद तब आप निराश ना हो, आप में एक उम्मीद जागे। क्योंकि एक इंसान दुनिया में किसी भी चीज़ के या किसी दूसरे इंसान के बगैर जी सकता है, लेकिन उम्मीद के बगैर नहीं। उसकी कही बातों ने नैना के मन पर गहरा असर किया था। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोली और बस अपने ख्यालों में गुम रही। यह देख कार्तिक अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अगर आप मेरी बात से एग्री करती हैं और अपनी ज़िंदगी को दूसरा चांस देना चाहती हैं, तो कल ठीक सुबह 10 बजे आ जाइएगा। मैं आपका अपॉइंटमेंट लिख लेता हूँ, ताकि हम आपके टेस्ट वगैरह कर सकें और आपका इलाज आगे बढ़ा सकें, वरना बाकी आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे बहुत अफसोस होगा कि मेरी फेवरेट सिंगर, मेरी आइडियल, अपनी ज़िंदगी से इस तरह हार मान गई और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। आज अभी आप घर जाएं और इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। जिसे सुन नैना वहाँ से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल जाने उसे क्या हुआ, वह दरवाजे से लौटकर आई और झट से कार्तिक के गले लगते हुए बोली, शुक्रिया मेरी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि कल आने नहीं आने का तो नहीं पता, लेकिन मन हल्का बहुत लग रहा है डॉक्टर गुप्ता। एक और बात यह है कि वादा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपकी फेवरेट सिंगर और आपकी आइडल आपको नाराज़ ना करे। चलती हूँ, टेक केयर। और यह कहते हुए अगले ही पल वो कार्तिक से अलग होकर वहाँ से निकल गई। वहीं छोड़ गई कार्तिक को उन बढ़ी हुई दिल की धड़कनों के साथ। उसके जाने के काफ़ी वक्त बाद जब उसे होश आया, तो वह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए खुद से बोला, क्या चल रहा है तेरे साथ, ये तो तुझे ही हार्ट अटैक आ जाएगा यार, संभल जा और काम पर लग जा। और यह सोच वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और किसी को कॉल कर अगले पेशेंट को भेजने के लिए कहा। वहीं नैना बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और अपनी धड़कनों को संभालते हुए खुद से बोली, यह क्या हो गया था मुझे, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया और आज अचानक क्यों, है भगवान, डॉक्टर गुप्ता क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यह सोचते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और अजीब सी आवाज़ें करते हुए अपने पैर पटकने लगी। तभी उसका ड्राइवर, जो बैक व्यू मिरर से सब देख रहा था, उसे ऐसे देखते हुए बोला, मैडम ठीक हो ना आप, हॉस्पिटल के नीचे ही हैं अभी, वापस अंदर चलें क्या। जिसे सुनकर उसने खुद को शांत किया और ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, क्या दादा, कुछ भी, मैं ठीक हूँ, आप गाड़ी चलाइए, घर चलते हैं। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसलिए वह गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी और देखते देखते खुद में बोली, बहुत दिनों बाद, या यूं कहूँ लगभग 2 साल बाद यूं खुलकर मुस्कुराई हूँ मैं, वह भी आपकी वजह से डॉक्टर गुप्ता। तो एक बार फिर से शुक्रिया। और यह कहकर उसने पीछे सीट से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। रात का वक्त, गुप्ता हाउस। कार्तिक के पिता डॉक्टर सलीक गुप्ता डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अर्पणा जी जैसे ही हेल्पर्स की मदद से खाना लेकर आई और सर्व करने लगी, तो वह बोले, अर्पणा, जूनियर गुप्ता कहाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे शादी के टॉपिक के बारे में बार बार सुन सुन के
आज घर ही नहीं आए वो। और यह कहते हुए वह हंसने लगे। वहीं अर्पणा जी उन्हें घूरते हुए बोली, हंस लीजिए डॉक्टर साहब, हंस लीजिए, मैं जानती हूँ मुझे कितनी टेंशन है उसकी शादी की। अरे 35 का हो गया है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। एक तरफ मैं हूँ जो दिन रात उसकी चिंता करती हूँ, और दूसरी तरफ आप दोनों बाप बेटे जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मुझे बात ही नहीं करनी है आप दोनों से। यह कहते हुए वे वहाँ से जाने को हुई तो स्लेक जी ने उन्हें रोकते हुए उनका हाथ थाम कर कहा, अरे अरे डॉक्टर साहिबा, आप तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था, आने दीजिए, आज उसे मैं बताता हूँ ऐसे कैसे आपको इतनी टेंशन दे रहा है वो। और यह कहते हुए उन्होंने बाकायदा अपने चेहरे को सीरियस बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही उनकी और अर्पणा जी की आंखें एक दूसरे से टकराई, दोनों ही हंस पड़े। वो हंस ही रहे थे कि तभी उनके कानों में कार्तिक की आवाज़ पड़ी, जो वहाँ आते हुए बोला, ऐसा कौन सा जोक मार दिया पापा ने जो आप इतना हंस रही हो माँ, मुझे भी बताओ मैं भी हंसूं। और यह कहते हुए वह अपनी जगह पर बैठ खुद की प्लेट लगाने लगा। तभी अपर्णा जी उसकी तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, तुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जोक तो तूने बना रखा है मेरा। कोई बात कहूँ तो तुझे सुननी नहीं होती। कब से कह रही हूँ कि शादी। वो बस इतना ही कह पाई थी कि तभी कार्तिक उनकी तरफ देख हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ प्लीज़, क्या हम इस टॉपिक को भूल सकते हैं। आप डॉक्टर हो, क्या टिपिकल माँ जैसी हरकतें कर रही हो। इस पर अपर्णा जी आगे कुछ कहती इससे पहले ही सलेख जी बात को घुमाते हुए कार्तिक को देखकर बोले, अच्छा चलो यह सब छोड़ो और यह बताओ कि तुम्हारी उस स्पेशल पेशेंट के क्या हाल है। जिसे सुन अपर्णा जी का इंटरेस्ट भी इस बात में आ गया तो कार्तिक ने आंखों ही आंखों में अपने पिता को थैंक यू कहा और उन लोगों को बताते हुए बोला, वैसे तो सब ठीक है, उम्मीद है कि कल वह आ जाए टेस्ट वगैरह के लिए, क्योंकि आज तो साफ मना कर रही थी कि उन्हें सर्जरी नहीं करवानी और ना ही जीना है। क्योंकि कहते हुए उसने उन्हें नैना की कही एक एक बात बताई। उसकी कही बातों को सुन वह दोनों हैरान भी हुए और उन्हें नैना के लिए बुरा भी लगा। तभी अपर्णा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ झेल लिया है बेचारी ने। दुआ कर सकती हूँ कि कल आ जाए वह तेरे पास, बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। खैर ये सब छोड़ो और खाना खाओ, जो होगा अच्छा होगा। जिसके बाद वह सब खाना खाने लगे। वहीं इस तरफ नैना के अपार्टमेंट में नैना पूरे बिस्तर पर इधर से उधर पलट रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और उसके कानों में बार बार कार्तिक के कहे लफ्ज़ गूंज रहे थे। तो आखिरकार वह उठकर बैठी और खुद से बोली, क्या डॉक्टर गुप्ता सही हैं? क्या मुझे खुद को एक मौका देना चाहिए? यह कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगी, जहाँ कई सारे लोग उसके प्यारे प्यारे फ़ैन एडिट्स बनाकर उसे भेज रहे थे। तो कोई उसे मैसेजेस कर रहा था कि वह उनके लिए कितनी स्पेशल है, जिसे देख उसकी आंखों में नमी और लबों पर मुस्कुराहट दोनों ही घर कर गए। उसके बाद वह वहाँ से अपने वॉक इन क्लोजेट की तरफ आई, जहाँ उसका एक सेक्शन फैंस के भेजे गिफ्ट से ही भरा हुआ था। जिसे देख उसने वहाँ से एक छोटी सी स्क्रैप बुक निकाली, जिसकी सजावट और उसमें लिखे अक्षरों को देख साफ पता चल रहा था कि वो किसी छोटे बच्चे ने किया है। तो वह मुस्कुराकर उसे खोल पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, डियर नैना मैम, आप ना बहुत क्यूट हो और बहुत अच्छे गाना गाती हो। पता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही मम्मा पापा हैं, और जब भी मैं सैड होती हूँ ना, तो इस बात को लेकर तो मैं हमारे एम्फनेज की वार्डन से कहती हूँ कि वह आपका गाना चलाएं, और जिसके बाद वह चलाती हैं और मैं हैप्पी हो जाती हूँ। एक दिन आप आए थे हमारे ऑर्फनेज, तो मैं आपसे नहीं मिल पाई, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप ख्वाहिश आओ तो प्लीज़ मिलकर जाना मुझसे। आपकी छोटू सी फ़ैन अंकिता। इसे पढ़ते पढ़ते नैना की आँख कब नम हो गई उसे पता भी नहीं चला। जिसके बाद वह स्क्रैप बुक को लेकर बेड पर आई और उसे अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद लेट गई और कल जाने ना जाने के बारे में सोचने लगी। ऐसे में नींद ने उसे कब घेर लिया उसे पता भी नहीं चला और वह उसकी आगोश में चली गई। अगले दिन कार्तिक के हॉस्पिटल में जैसे जैसे घड़ी का कांटा 10 बजने की तरफ बढ़ने लगा था, वैसे वैसे कार्तिक की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। यह सोचकर कि क्या वह आएगी, उसी के इंतज़ार में वह दरवाजे की तरफ बार बार देखता है। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो उसने कम इन कहते हुए अंदर आने की इजाज़त दी। लेकिन अंदर आने वाले इंसान को देख उसके चेहरे पर मायूसी घर कर गई। अंदर आने वाले इंसान आखिर मिस्टर मारिया जो थी। लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने कहा उसे सुन कार्तिक का चेहरा खिल उठा, क्योंकि वह बोली, आपकी वह स्पेशल पेशेंट आई है सर, भेजून है अंदर। और यह सुन तो जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वह बोला, जी जल्दी भेजिए उन्हें। तो सिस्टर वहाँ से निकल गई। मिस्टर मारिया के वहाँ से जाने के कुछ पल बाद ही
कैबिन का दरवाज़ा खुला और अंदर आई नैना, जिसे देख कार्तिक के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो नैना उसे देखते हुए एक मजाकिया लहजे में बोली, क्या बात है डॉक्टर मशहूर गुप्ता, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। जिस पर कार्तिक उसे देख उसी तरह बोला, अजी बात तो बहुत बड़ी है, आखिर मेरी एक पेशेंट सुसाइड करने का ख्याल छोड़ इलाज करवाने मेरे पास जो खड़ी है। जिस पर अगले ही पल दोनों ही हंस दिए। तभी कार्तिक को ध्यान आया कि कुछ पल पहले नैना ने उसे डॉक्टर मशहूर बोलकर बुलाया था, इसलिए वह उसकी तरफ देख सवालिया लहजे में बोला, बाकी सब तो ठीक है मिस नैना, पर आप मुझे डॉक्टर मशहूर क्यों बुला रही हैं? मेरा नाम कार्तिक है। और ये कहते हुए उसने नैना को वहाँ बैठने का इशारा किया। तो वह वहाँ बैठते हुए बोली, वह मुझे पता है कि आपका नाम क्या है, लेकिन काम आपका बड़ा मशहूर है, इसलिए मैं आपको मशहूर बुला रही हूँ। उसकी इस बात पर कार्तिक मुस्कुरा कर बोला, फिर तो मुझे आपको मधुमक्खी बुलाना चाहिए। आखिर सब कहते हैं और मुझे भी लगता है कि आपकी आवाज़ शहद की तरह मीठी है। और अपनी कही इस बात पर खुद ही हंसने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि नैना हंस नहीं रही है बल्कि उसे घूर रही है, तो वह खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, खैर बहुत बेकार की बातें कह ली मैंने, चलिए छोड़िए इन बातों को, आइए मैं चेक करता हूँ आपको। और यह कहते हुए उसने वहाँ लगे पेशेंट बेड की तरफ जाने का इशारा किया। तो नैना उस ओर बढ़ गई। तभी वह अपने मन में बोला, क्या कर रहा है तू कार्तिक, भूल मत तू मुंबई के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में से आता है और दो टॉप डॉक्टर्स का बेटा है। यह हरकतें आज तक तूने नहीं की, फिर आज क्यों, इनके साथ ही क्यों? क्या सोच रही होंगी कि यह करेगा मेरा इलाज? ऊपर से मधुमक्खी कौन बोलता है यार एक लड़की को? दिमाग घास चढ़ने चला जाता है क्या तेरा इनके सामने? और यह कहते हुए वह मन ही मन खुद को कोसते हुए उसे चेक करने लगा। चेक करने के बाद वह उससे बोला, हार्ट बीट्स तो आपके अभी काफ़ी इरेगुलर हैं, लेकिन कोई नहीं, वह तो इसका एक सिम्टम होता ही है। अब मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर देता हूँ और सिस्टर मारिया को आपके साथ भेज दूँगा, उन्हें करवा लीजिए। फिर जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स आएंगी उनके बेसिस डिसाइड होगा कि आपकी सर्जरी कब होगी। ठीक है। और यह कहते हुए वह नैना के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगा। तभी नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, रिपोर्ट कब तक आ जाएंगे डॉक्टर? जिस पर वह बोला, वैसे तो वह आज शाम को ही मुझे मिल जाएंगी, मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक इसी टाइम पर आ जाइएगा आप कल भी। अभी मैं सिस्टर मारिया को बुला देता हूँ ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। और यह कहते हुए वह वहाँ रखे लैंडलाइन से किसी को कॉल कर बोला, सुनो सिस्टर मारिया को जल्दी अंदर भेजो। जिसके कुछ वक्त बाद ही सिस्टर वहाँ आ चुकी थी। तो उन्हें सब कुछ समझाकर उसने नैना को उनके साथ भेज दिया। इसके बाद एक एक कर उसके सारे टेस्ट हुए, जैसे कि ब्लड टेस्ट, ईसीजी इत्यादि, जिन्हें कराते कराते उसे दोपहर से ज़्यादा का वक्त लग गया। तो वह पूरी तरह थक गई और वहाँ से अपने घर वापस लौट गई। वहीं कार्तिक अपने पेशेंट वगैरह को चेक कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था तो उसकी रिपोर्ट्स आने का, जिनका इंतज़ार करते हुए उसे लगभग शाम के 7 बज चुके थे। तभी उसके मन में ना जाने क्या आया कि उसने अपने ईयरफोन्स निकाले और उन्हें लगाते हुए फ़ोन में नैना की आवाज़ में वापस जो तू मेरा हमदर्द है गाना चला लिया और उसे सुनने लगा, जिसे ना जाने वह कितनी बार रिपीट पर सुन चुका था। और यह करते करते 8 भी बज गए। तभी सिस्टर मारिया उसके केबिन में आते हुए नैना के रिपोर्ट्स की फाइल उसे देते हुए बोली, सर ये उनकी रिपोर्ट आ गई हैं। जिसे देख वो वहीं बैठकर उन्हें स्टडी करने लगा। और नैना की रिपोर्ट्स देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपना फ़ोन निकालकर उसे ही कॉल लगाते हुए उसके फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगा। तभी नैना ने दूसरी तरफ से कॉल उठाते हुए अपनी नींद भरी आवाज़ में कहा, हेलो कौन? जिस पर इधर से कार्तिक उसे बताते हुए बोला, नींद से जाग जाइए मिस नैना, रिपोर्ट आ गई है आपकी और उनके हिसाब से आप कल हॉस्पिटल आ जाएं ताकि कल जो बाकी बचे कुछ टेस्ट हैं हम कर सकें। और अगर सब सही रहा और वैसी रिपोर्ट आई जैसी हमें चाहिए तो फिर 2 दिन में आपकी सर्जरी कर दी जाएगी। उसकी कही बातें सुन नैना की नींद उड़ चुकी थी और वह अपने बेड पर बैठते हुए बोली, जी ठीक है डॉक्टर गुप्ता, मैं आ जाऊंगी कल। पर उसके कहने के लहजे में हल्की उदासी झलक रही थी, जिसे महसूस करते हुए कार्तिक खुद को उससे सवाल करने से रोक नहीं पाया और बोला, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जिस पर नैना बोली, जी हाँ कहें। तो वह उससे सवाल करते हुए आगे बोला, आमतौर पर लोग अपने इलाज की बात सुनकर खुश होते हैं और आप कल के बाद खुद आई कि आपको ठीक होना है। फिर अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आप आ सकती हैं और इसके बाद फिर आप ठीक होकर ही घर लौटेंगी, तो आपकी आवाज़ इतनी उदास वो क्यों? कार्तिक के इस सवाल पर नैना एक गहरी सांस लेते हुए बात को घुमाने के अंदाज में बोली, मेरी आवाज़ उदास है या खुश आपको बड़ा पता चल जाता है डॉक्टर, इतनी भी क्या मोहब्बत इस आवाज़ से? जिस पर कार्तिक दूसरी ओर से बोला,
पता नहीं क्या मोहब्बत है, पर जो भी है यही है। खैर इसे छोड़िए और उदासी की वजह बताइए। और यह कहते हुए उसकी आवाज़ में एक हक था जो उसे और नैना दोनों को ही महसूस हुआ। पर जाने क्यों दोनों ही इसे नकारना नहीं चाहते थे। तभी नैना आखिरकार कार्तिक को बताते हुए बोली, बस यही सोच रही थी कि कोई ठीक होना चाहता है किसी के लिए, कोई किसी के ठीक होने का इंतज़ार करता है, उसकी देखभाल करता है, पूरे वक्त उसके साथ होता है। वहीं मुझे अकेले होना है कल से हॉस्पिटल में। अपनी इनसिक्योरिटीज़, डर, सबके साथ अकेले जूझना है, सबसे अकेले लड़ना है। और यह कहते कहते वह सिसकने लगी। तो कार्तिक जो तब से उसकी बातें सुन रहा था वह कुछ अनजाने एहसासों के साथ बोला, किसने कहा आप अकेली हैं? मैं हूं ना। आपके दर्द, डर, झिझक, परेशानी सब आप मुझे बताएं। और रही बात आपके ठीक होने का इंतज़ार करने की, तो बता दूं कि किसी और का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बेसब्री से आपके ठीक होने का इंतज़ार है। तो मेरे लिए ही मुस्कुरा दीजिए मिस नैना। जिसे सुन नमा के लिए बैठी नैना के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई और वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह देखते ही बन रही थी। फिर वह कार्तिक से बोली, पता नहीं आपने ये यूं ही कहा या इसका कोई मतलब था, लेकिन सच कहूँ तो पिछले 2 सालों में किसी बात को सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। शुक्रिया डॉक्टर। जिस पर वह थोड़ा सा मुंह बनाकर बोला, आप शुक्रिया बहुत बोलती हैं, मत बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आपने पराया कर दिया। यह सुन नैना मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा जी, वैसे यह बताइए मैंने आपको अपना कब कहा था? तो वह भी कैसे पीछे रहता। इसलिए वह भी जवाब में अगला सवाल दागते हुए बोला, उससे पहले आप यह बताइए कि पराया कभी कहा था क्या? उसके यह कहते ही वहाँ कुछ पल की खामोशी छा गई, जिसके बाद दोनों ही हंसने लगे। कुछ पल बाद जब वह दोनों खामोश हुए तो नैना बोली, मधुमक्खी वाली बात के बाद लगा नहीं था कि आपको इतने अच्छे तरीके से फ्लर्ट भी करना आता होगा डॉक्टर। आई मस्ट से गर्लफ्रेंड या वाइफ काफ़ी लकी हैं आपकी। जिस पर कार्तिक पहले तो अपने मन में खुद को कोसते हुए बोला, शिट, मधुमक्खी वाली बात अभी तक याद है। फिर उसका जवाब देते हुए बोला, लकी होने के लिए पहले किसी का होना भी तो ज़रूरी है सिंगर साहिबा। सिंगल हूँ मैं। उसका यह जवाब सुन जाने क्यों पर नैना को अपने मन में एक अलग सी खुशी और शांति सी महसूस हुई। फिर वह आगे बोली, चलो जो होगी वह लकी होगी। तो उसकी कही इस बात पर कार्तिक जो बोला उसे सुन वह हैरान रह गई और इतना ही बोली, कौन सी बॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? पेशेंट हूँ मैं आपकी, आपको यह तो नहीं कहना चाहिए था मुझसे। और यह कहते कहते उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो उठा। नैना के यह कहने पर कि उसकी जो भी गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी वह बहुत लकी होगी, न जाने कैसे उसके मुंह से निकला। तो आप वह लकी इंसान क्यों नहीं बन जाती? जिसे कहने के अगले ही पल उसने अफसोस में अपनी आंखें कसकर मूंद ली। पेशेंट नहीं होती ना तेरी तो तुझे कब का ब्लॉक कर दिया होता कार्तिक। क्या हरकतें कर रहा है तू? आज तक किसी पेशेंट को खुद फ़ोन नहीं किया, लेकिन इन्हें खुद फ़ोन किया और यह हरकत सीरियसली। और यह सोचते हुए वह अफसोस में खुद को कोसते हुए अपना सिर हिलाने लगा। तो कार्तिक बात को घुमाते हुए एक ही सांस में बोला, मिस नैना मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मेरा एक पेशेंट मेरा वेट कर रहा है, कल हॉस्पिटल में मिलते हैं, टेक केयर, बाय। और यह कहते हुए बिना नैना को कुछ कहने का मौका दिए उसने कॉल कट कर दी। वहीं नैना उसकी इस जल्दबाजी पर खुलकर हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, क्या होगा आपका डॉक्टर गुप्ता? तो दूसरी तरफ वह अपना फ़ोन अपने सर पर मारते हुए बोला, तेरा कुछ नहीं हो सकता, यू आर होपलेस। और यह कहकर वह वहाँ से घर के लिए निकल गया। रात के वक्त गुप्ता हाउस में कार्तिक, स्लेक जी और अपर्णा जी खाना खा चुके थे और तीनों हॉल में बैठे थे। तभी एक हेल्पर उनके लिए कॉफ़ी लेकर आया और उन्हें देकर वहाँ से चला गया। तीनों अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगे तो कार्तिक अचानक उनकी तरफ देखकर बोला, आई लव यू माँ पापा। जिसे सुन वह दोनों उसकी तरफ देख मुस्कुरा उठे। तभी अपर्णा जी प्यार से बोली, आई लव यू टू मेरे बच्चे, लेकिन आज अचानक इतना प्यार वह क्यों? जिस पर कार्तिक उन्हें बताते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि आज नैना की बात सुनकर पता चला कि फैमिली का साथ छूटने के बाद इंसान कितना अकेला हो जाता है। तो सोचा कि जब तक आप लोग हो मेरे साथ हो तब तक एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स आपको बताऊं तो सही। आखिर यह तो सब जानते हैं कि एक न एक दिन जाना सबको है। हाँ, यह अलग बात है कि कोई पहले जाएगा कोई बाद में। और यह कहने के बाद उसने आज नैना से फ़ोन पर हुई बातें उन्हें बताई, जिसे सुन उन्हें बुरा लगा, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा उन्हें कार्तिक के लिए लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके एहसास जानते थे। तभी कुछ सोचते हुए अपर्णा जी कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, अगर उसे प्रॉब्लम ना हो तो कुछ दिन मैं उससे मिल लिया करूँगी हॉस्पिटल में और उसका ख्याल रख लूँगी। इवन इफ़ आई हैव टू टेक लीव तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि तेरी
स्पेशल के लिए इतना तो किया जा सकता है। और यह कहते हुए वह कार्तिक की तरफ देख मुस्कुरा दी। तो कार्तिक भी अपनी डिम्पल वाली मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, यही तो रीज़न है ना कि यू आर द बेस्ट मॉम। जिस पर वह उसकी तरफ देखकर आगे बोली, चल मक्खन मत लगा, हो सके तो शादी कर ले। यह सुनकर वह चिढ़कर वहाँ से उठ गया और अपने कमरे की तरफ जाते हुए अपर्णा जी को सुनाकर बोला, आई टेक माई वर्ड्स बैक, गलत फहमी थी मेरी। जब देखो एक ही टॉपिक, शादी शादी शादी। टिपिकल मॉम, नॉट बेस्ट मॉम। वहीं उसके जाने के बाद दोनों अपर्णा जी और सुलेख जी खुलकर हंस पड़े। यूं ही ये दिन बीत गया और हुआ आगाज़ अगली सुबह का। सुबह के वक्त कार्तिक के हॉस्पिटल में। कार्तिक अपर्णा जी के साथ अपने केबिन में नैना के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी कुछ वक्त बाद वह वहां आई तो उसकी नज़र कार्तिक के साथ साथ अपर्णा जी पर भी पड़ी, जिनकी मौजूदगी का कारण उसे समझ नहीं आया। तो वह कार्तिक की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी नज़रों में छुपे सवाल को महसूस कर कार्तिक उसे बताते हुए बोला, वह कल आपने मुझसे कहा था ना मिस नैना कि कोई नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए, तो इनसे मिलिए। मेरी माँ डॉक्टर अपर्णा गुप्ता इस हॉस्पिटल की वाइस चेयरमैन और मुंबई की टॉप गायकोलॉजिस्ट में से एक। ये सिर्फ मेरा और मेरे पापा का ही नहीं, इस पूरे हॉस्पिटल का भी ख्याल रखती हैं। और आज से कुछ वक्त अब हम सबसे लीव लेकर सिर्फ आपका ख्याल रखेंगी। जिसे सुन नैना हैरानी से कार्तिक को देखने लगी। तो वह आगे बोला, ऐसे मत देखिए जैसे आपकी किडनी मांग रहा हूँ। उसकी बात पर वह होश में आई और उससे बोली, लेकिन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी डॉक्टर गुप्ता। मेरी वजह से आंटी को अपना काम वह कह ही रही थी कि तभी अपर्णा जी उसे चुप कराते हुए उसके पास आकर प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे बहाने तो आराम मिल रहा है बेटा, ऐसा मत बोलो। वैसे भी किसी अपने का ख्याल रखना फ़र्ज़ है मेरा। और ये उन्होंने इतने प्यार से और इतने हक से कहा था कि नैना चाहकर भी उन्हें कुछ कह ही नहीं पाई और उसकी आंखें नम होने लगी। तो वह बस हाँ में अपना सिर हिलाकर अपर्णा जी के गले से लग गई। इस पर अपर्णा जी ने भी उसे वापस गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाने लगी ताकि वह शांत हो सके। वहीं कार्तिक माहौल को इस तरह गंभीर होते हुए देख उन दोनों से बोला, आप दोनों अपना यह रोने वाला सेशन कभी बाद में कंटिन्यू करिएगा। अभी चलिए, आपको एडमिट भी होना है मिस नैना, क्योंकि जितनी जल्दी एडमिट होंगी उतनी जल्दी ही डिस्चार्ज मिलेगा। जिस पर वह अपर्णा जी से अलग हुई और दोनों उसके लिए तैयार किए गए वार्ड की तरफ बढ़ गए। वहां आकर उसे बेड पर लेटा दिया गया। वहीं अपर्णा जी वहां लगे सोफे पर जाकर बैठ गई, जिसके बाद उसके कुछ बचे कुचे टेस्ट भी किए गए। कार्तिक तो टेस्ट की रिपोर्ट मिस्टर और बाकी डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने के बाद वहां से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया घबराई हुई नैना को, जिसे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। और वह अपने आप में बोली, ये सब बहुत ख़तरनाक लग रहा है, क्या मैं इस सर्जरी को झेल पाऊंगी? क्या सब सही होगा आगे जाकर? बाई एनी चांस अगर कुछ गलत हो गया तो? और यह सोचते हुए वह पैनिक करने लगी थी, जिस कारण उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। तभी अपर्णा जी जो सोफे पर बैठी थी उनका ध्यान उस पर गया तो वह झट से उसके पास आई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोली, नैना बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, रिलैक्स करो तुम। कार्डियोमायोपैथी कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। सेप्टल माइक्टमी से यह ठीक हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो इन सब के बारे में, समझी? जिसे सुनकर नैना थोड़ा शांत हुई। तो अपर्णा जी उसके पास बैठ आगे बोली, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 6 से 7 घंटे की सर्जरी होगी। उसके बाद 1 हफ्ते ही हॉस्पिटल में रुकना है, फिर कुछ परहेज़ करते हुए इससे निजात मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए इतना मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और कार्तिक भी। ठीक है बेटा। और यह कहते हुए उन्होंने प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा, जिस पर उसकी आंखें नम हो उठी और वह उठकर उनके गले से लगते हुए बोली, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपका यह सब कहना और मुझे यह प्यार, यह फिक्र दिखाना मेरे लिए कितना मायने रखता है। इस पर अपर्णा जी कुछ नहीं बोली और बस उसकी पीठ को सहलाती रही। तभी कार्तिक वहाँ वापस आया और उन दोनों को इस तरह देख सवालिया लहजे में बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? जिस पर नैना ने तो अपना सर ना में हिलाया, लेकिन अपर्णा जी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह उसके पास आई और उसके कान खींचकर बोली, बिल्कुल प्रॉब्लम है। तुझे इतना भी नहीं दिखता कि यह बच्ची कितना घबराई हुई है? तू तो बस बात करके चला गया अपनी टीम के साथ, पर इसे ना कुछ समझाया ना ही कंसोल किया। यह कोई तरीका होता है? और यह कहते हुए उन्होंने उसका कान और ज़ोर से मरोड़ा। तो कार्तिक दर्द से कराहते हुए बोला, आउच माँ, दर्द हो रहा है, प्लीज़ कान छोड़ो मेरा। जिस पर उन्होंने उसका कान छोड़ा तो वह अपने कान को अपने हाथ से मलते हुए बोला, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था ना माँ।
आम तौर पर हम बाकी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ ही डिस्कस करते हैं। पहले बातें उसके बाद ही पेशेंट को आकर बताते हैं। यह आदत हम सबकी इसलिए तो नहीं बताया ना। मुझे क्या पता था कि ये इतना पैनिक कर जाएंगी। वैसे भी आप थे ना इनके पास। उसकी यह बात सुन अपर्णा जी उसे घूरते हुए बोली, मेरे होने ना होने से क्या होता है? तुझे पहले पता होना चाहिए कि सामने वाला पेशेंट मुझसे ज़्यादा तुझे जानता है। इसने तेरे साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर की हैं, मेरे साथ नहीं। तो तुझ पर भरोसा ज़्यादा होगा तो तुझे उस भरोसे के लिए ही, लेकिन सबसे पहले इसे कंफर्ट करना चाहिए था। जिसे सुन कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उन दोनों की तरफ देख पछतावे भरे लहजे में बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमेशा से प्रोफेशनलिज्म आदत रही है ना मेरी, इसीलिए व्यवहार उसी तरह रहा और यह बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। लेकिन अब आई प्रॉमिस इनका ध्यान प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से रखूँगा। और यह कहते हुए वह दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो वह दोनों भी मुस्कुरा उठी। इसके बाद यह दिन यूं ही बीत गया और आई अगली सुबह। नैना अपने वार्ड में सो रही थी कि तभी कार्तिक अपने हाथों में सफ़ेद लिलीज़ का एक गुलदस्ता लिए वहाँ आया और उन्हें नैना के पास रख थोड़ा दूर हुआ तो उसकी नज़र नैना के सोते हुए मासूम चेहरे पर पड़ी और उसे देख न जाने क्यों, लेकिन उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगी और वह खुद से बोला, पता नहीं ये क्या है मिस नैना, लेकिन हर बीतते दिन के साथ आप मेरे लिए मेरी आइडल से कहीं ज़्यादा बनती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी हैं आप। कुछ वक्त बाद आप ठीक हो जाएंगी और वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगी। अपने कैरियर पर फोकस करने लगेंगी, जो कि मैं भी चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब उस दुनिया का हिस्सा, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनना चाहता हूँ। पर इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि आपको रोक लूँ। इसीलिए जो किस्मत में होगा वह मंजूर है, लेकिन उसमें आपका साथ लिखे होने की दुआ ज़रूर है। और यह सोचते हुए वह बस खोया हुआ सा मुस्कुराकर नैना को ही देखे जा रहा था। कार्तिक अपने ख्यालों में खोया हुआ नैना को देख ही रहा था कि तभी वह हल्का कुनमुनाने लगी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अपना गला साफ करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सिंगर साहिबा, कैसी हैं आप? जिसे सुन नैना की आंखें झट से खुल गई और वो उसे देखते हुए अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, डॉक्टर गुप्ता, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? नैना के इस सवाल पर कार्तिक ने उसके पास रखे उस गुलदस्ते की तरफ इशारा किया और बोला, सोचा कि अपनी पसंदीदा सिंगर के लिए उसके पसंदीदा फूल लाए जाएं, तो बस वही देने आया था। जिसे सुन उसका ध्यान उन सफ़ेद लिलीज़ के गुलदस्ते पर गया तो वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और उसे छूते हुए कार्तिक की तरफ देखकर बोली, काफ़ी वक्त बाद सुबह बहुत खूबसूरत हुई है मेरी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी इस बात पर कार्तिक वापस मुंह बनाते हुए बोला, मैंने आपको पहले भी शुक्रिया कहने से मना किया है ना। अच्छा नहीं लगता मुझे तो आप क्यों बार बार वही बात दोहराती हैं सिंगर साहिबा। जिस पर वह मुस्कुराकर बोली, आपकी जितनी तेज याददाश्त नहीं है डॉक्टर साहब, भूल जाती हूँ मैं। तो उसकी कही यह बात सुन कार्तिक उसकी तरफ एक नज़र देख बड़ी शिद्दत भरी आवाज़ में बोला, चलिए चलिए मेरी कही बातें भूल जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दिन मुझे ना भुला बैठे आप। सिंगर साहिबा, इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा और बादाम खाना शुरू कर दीजिएगा। और ये कहते हुए उसने नैना को देखा जो उसकी हरी आंखों में दुनिया जहान से बेखबर खोई हुई थी। इसलिए वह मुस्कुराकर उसे आंख मारते हुए वहाँ से निकल गया, जिस कारण नैना झट से होश में आई अपनी होशो हवास संभालते हुए। कुछ पल पहले हुए वाक्य पर नैना का चेहरा सुर्ख होने लगा और वह खुद में बोली, पता नहीं क्यों आप ऐसा असर करते हैं मुझ पर डॉक्टर गुप्ता, जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान जाने आगे आने वाले दिन आपके साथ कैसे कटेंगे। और यह सोचते हुए वह गहरी सांस लेकर उस गुलदस्ते को अपने हाथ में लिए अपने ख्यालों में ही गुम हो गई। वह खोई हुई थी कि तभी वहाँ अपर्णा जी आते हुए उसे देखकर बोली, कैसी हो बेटा, ऑल सेट फॉर योर रिकवरी। जिसे सुन वह अपने ख्यालों से बाहर आई और उनकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, सबसे पहले तो ए वेरी गुड मॉर्निंग आंटी, और ठीक हूँ मैं। रही बात रिकवरी की तो थोड़ा नर्वस हूँ, पर होपिंग फॉर द बेस्ट। आखिर बेस्ट डॉक्टर के पास मेरा केस जो है। जिसे सुन अपर्णा जी भी मुस्कुरा दी और प्यार से उसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोली, तुम खुद इतनी बेस्ट हो और हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तो डोंट वरी, सब सही होगा। बस खुद का ख्याल रखना है और दिमाग से नेगेटिव बातों को दूर रखना है। गोट माई पॉइंट स्वीट हार्ट। जिस पर नैना ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। इन सब के बाद उन्होंने अपने साथ लाया सादा खाना उसे परोसा और खिलाने लगी, जिसमें बस प्लेन सी दाल खिचड़ी थी, पर उसे खाते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ गई और वह अपर्णा जी की तरफ देख प्यार से बोली, आंटी, आपकी खिचड़ी का टेस्ट बिल्कुल माँ की खिचड़ी जैसा है, जैसी वह हमेशा बनाती थी जब भी मैं बीमार पड़ती थी। इसलिए आज इसे खाकर उनकी याद आ गई। थैंक यू।
जिस पर अपर्णा जी ने बस मुस्कुराकर उसकी आंखों से बहती नमी को साफ किया और बोली, मेरे बेटे ने तुमसे कहा ना शुक्रिया मत बोला करो। अच्छा नहीं लगता तो फिर क्यों बोलती हो? कल से लगता है बादाम लाने पड़ेंगे तुम्हें खिलाने के लिए। याददाश्त कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तुम्हारी, पर हाल फिलहाल इस खिचड़ी को तो खाकर ख़त्म करो, क्योंकि रोने धोने से अगर कुछ तुम सोचती हो इसे ख़त्म करने से बच जाओगी, तो यह मेरी बच्ची तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सो फिनिश इट क्विकली। जिस पर नैना खुलकर हंसती और फिर अपर्णा जी की हंसी का स्वर भी उसके साथ ही गूंज उठा। वह दोनों हंसी रही थी कि तभी कार्तिक अंदर आया और उन्हें देखकर बोला, क्या बात है लेडीज़, इतनी खुशी किस बात की? तो अपर्णा जी उसकी तरफ देखकर बोली, तुझे क्यों जानना है, हमारे बीच की बात है, तू चुप कर। जिस पर कार्तिक का मुंह बन गया और वह उसी तरह बोला, मुझे कुछ कहना ही नहीं है अब इस बारे में, तो जो बताने आया था वह बता देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी टीम से बात कर ली है और इनकी सर्जरी के लिए हमने कल का दिन डिसाइड किया है। जिसे सुन अपर्णा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं नैना के चेहरे पर हल्की सी घबराहट कि क्या होगा उसकी किस्मत में अगले दिन। इसी सोच में गुम होकर वो तब तक खोई रही जब तक कार्तिक ने उसे हिलाकर उसके ख्याल से बाहर नहीं निकाला। यूं ही यह दिन भी अपनी रफ्तार से निकल गया और आई अगली सुबह। तो जब सुबह के वक्त कार्तिक नैना के वार्ड में आया तो उसने देखा कि नैना जागी हुई बस वार्ड की विंडो से बाहर देख रही थी। तो यह देख अपने साथ लाए सफ़ेद लिलीज के गुलदस्ते को वापस उसके पास तक वह ज़रा मजाकिया लहजे में बोला, क्या बात है सिंगर साहिबा, आज नींद बड़ी जल्दी खुल गई आपकी, या हमारे ख्वाबों में आप सो ही नहीं पाई? और यह कहते हुए मुस्कुराकर नैना की तरफ देखने लगा। तभी नैना उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर गुप्ता, बस डर लग रहा है आज के लिए। पहले तो मैं इलाज कराना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब करवा रही हूँ तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आपका मुझे ठीक देखने का ख्वाब ख्वाब ही न रह जाए। और यह कहते कहते उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और आंखों में नमी तैर गई। उसकी यह हालत देख कार्तिक से रहा नहीं गया और उसने अगले ही पल बिना सोचे समझे उसे गले से लगाते हुए उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, कुछ भी आपके या मेरे हाथ में नहीं है सिंगर साहिबा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपका सही इलाज करने की। उसी तरह आपको पूरी कोशिश करनी होगी खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की, पॉजिटिव रखने की, क्योंकि मन से ज़्यादा ताकत डॉक्टर में नहीं है। जब सामने वाला इंसान अपने मन को मजबूत रखता है तो वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए रोना बंद करिए और ख़ुद को मजबूत रखिए, ठीक है? और यह कहते हुए उसने नैना को खुद से हल्का सा दूर किया और उसकी आंखों से बहते आंसू को साफ कर उसे मुस्कुराने का इशारा किया, जिस पर वह भी मुस्कुरा दी। फिर उसकी बातों से नैना अपने मन में आत्मविश्वास भरते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, मुझे खुद को मजबूत रखना होगा, क्योंकि अगर मुझे आपकी उम्मीदों को बचाना है तो पहले खुद को भी टूटने से बचाना होगा, अपने मन को भी टूटने से बचाना होगा। यह कहकर फिर मुस्कुराते हुए आगे बोली, जानती हूँ शुक्रिया शब्द आपको पसंद नहीं मेरे मुंह से, लेकिन फिर भी कहूँगी शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, शुक्रिया कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं। जिस पर कार्तिक भी मुस्कुरा दिया और आगे बोला, कोई बात नहीं, आखिरी बार आपको शुक्रिया बोलने के लिए माफ़ कर रहा हूँ। खैर इसे छोड़िए, कुछ वक्त में नर्स आएगी तो तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज 10 बजे हम आपका ऑपरेशन शुरू करेंगे। कार्तिक की कही यह बात सुन उसने भी अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद वह वहाँ से चला गया और उसके जाते ही पहले तो अपर्णा जी अंदर आई और उसे देखते हुए बोली, सब सही होगा बच्चे, टेंशन मत लो। और फिर वह दोनों ही बातें करने लगी। इसी तरह कुछ और वक्त गुजरा और एक नर्स अंदर आई, जिसने नैना को तैयार करना शुरू कर दिया और उसकी सारी ज्वेलरी लाकर अपर्णा जी को दे दी और उसे हॉस्पिटल गाउन में ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गई। वहां आने के बाद उसे एनीस्थीसिया दिया गया, जिसके कारण धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न होने लगा। फिर कार्तिक और उसकी टीम ने उसका ऑपरेशन शुरू किया। वहीं बाहर अपर्णा जी बस बैठे हुए ऑपरेशन थिएटर की जलती लाइट की तरफ देख रही थी। तभी सलेख जी भी वहां आ गए और उन्हें अपने बाहों के घेरे में लेकर बैठ गए। दोनों के चेहरे पर इस वक्त परेशानी कुछ ऐसी थी कि मानो जैसे उनका कोई अपना ही अंदर हो, क्योंकि वह दोनों जानते थे कि वह उनके बेटे के लिए क्या मायने रखती थी। यूं ही करते करते 8 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला और शाम के 6 बज चुके थे। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑफ हुई और अंदर से कार्तिक बाहर आया, जिसे देख अपर्णा जी की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी और वह उसके पास जाकर बोली, कैसी है नैना, ठीक तो है ना वह?
तभी कार्तिक अपने मुंह से मास्क हटाते हुए उनकी तरफ देख मुस्कुराकर बोला, टेंशन मत लो मम्मा, ठीक है वह, और देर रात तक उन्हें हल्का सा होश आएगा एक बार, पर पूरा होश सुबह के बाद ही आएगा। और आप तो जानती हो अभी कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में होंगी वह, फिर वही एक हफ्ता रहना है यहाँ और उसके बाद शी विल बी फाइन। जिसे सुन अपर्णा जी और सलेख जी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। जिसके बाद यूं ही कुछ और वक्त बीता और आया आधी रात का वक्त, जब नैना को कुछ पलों के लिए होश आया और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसके आगे कार्तिक का धुंधला सा अक्स है, जो बस वहीं बैठा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। यह देख उसके चेहरे पर उस आधी बेहोशी की हालत में भी एक मुस्कुराहट खिल गई। अगले ही पल दवाइयों के जोर पर वह वापस नींद में चली गई। इस वाक़ये को देखता कार्तिक मुस्कुराकर खुद से बोला, काश ऐसा हो सकता कि हमेशा यूं ही मैं आपको देख पाऊं और यूं ही आप हमेशा आधी नींद में उठकर मुस्कुराकर फिर सो जाओ। और अपनी इसी ख्याल में खोया हुआ वह पूरी दुनिया जहान से बेखबर उसे देखे ही जा रहा था। उसे देखते देखते वो वापस खुद से बोला, माँ कहती है 35 का हो गया है, शादी कर ले। लेकिन उन्हें कौन समझाए, जब मोहब्बत आपसे है तो शादी किसी और से कैसे करूं। हालांकि मुझे यह पता है कि मेरी किस्मत में आप नहीं, पर क्या करूं, दूर से ही सही, हमदर्द तो आप ही हैं मेरी। और यह कहते हुए वह उसके चेहरे पर आए बालों को संवार कर उसके कान के पीछे करने लगा। जिसके बाद न जाने कब नैना को देखते देखते उसे भी नींद ने अपने गहरे में ले लिया और वह भी उसके आगोश में चला गया। इन सब के बाद अगली सुबह ने कब दरवाजे पर दस्तक दी पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब खिड़की से छनकर आती रोशनी के कारण कार्तिक की आंखें खुली तो उसने देखा कि नैना दवाइयों के नशे में अभी भी चूर आराम से सो रही थी। यह देख वह मुस्कुराकर अंगड़ाई लेते हुए बोला, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, जब आपका हमदर्द आपके पास हो। और यह कहकर अपनी जगह से उठते हुए उसने धीरे से उसकी हार्ट बीट और बाकी चीज़ें चेक की तो पाया कि सब नॉर्मल है। इसलिए वहाँ से उठकर फ्रेश होने निकल गया। कुछ वक्त बाद लगभग सुबह के 10:30 बज रहे थे। तब तक वहाँ अपर्णा जी और स्लेक जी भी नैना के वार्ड में मौजूद थे और कार्तिक भी उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। तभी नैना की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और वह होश में आने लगी। यह देखकर कार्तिक भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। तो जब नैना की आंखें खुली और उसने अपने सामने कार्तिक को देखा, वह हल्का सा मुस्कुरा दी। जिसे देखकर वह उससे बोला, अब कैसा फील कर रही हैं आप। कार्तिक के सवाल पर वह बोली, वैसे तो पता नहीं, बस सर भारी सा लग रहा है। जिस पर वह उसे बताते हुए बोला, वह तो दवाइयों की वजह से लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब बस हफ्ते भर आपको यहाँ पर रहना है, उसके बाद आप घर जा सकती है और वहाँ कुछ महीनों की दवाइयाँ वगैरह चलेंगी। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। जिसे सुन वह भी मुस्कुरा दी। इसके बाद अपर्णा जी और शलेख जी ने उससे बातें की और उसे हिदायत देने लगे। फिर आराम करने का बोलकर उसके वार्ड से निकल गई। यूं ही वक्त ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते हफ्ता भर कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। और आ चुका था नैना के डिस्चार्ज का दिन। कार्तिक उसके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा चुका था, लेकिन उसके मन में चल रहा था कि उसका ख्याल रखेगा कौन। इसलिए वह उसके पेपर लेकर उसके वार्ड में पहुंचा और उसे देखते हुए बोला, मैं घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, सीधे सीधे आपसे एक बात कहनी है कि मुझे लगता है आपको इस वक्त अपने घर नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर डिस्चार्ज के बाद आप मेरे साथ मेरे घर पर चलें तो कैसा रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही कहना है तो चलिए। और यह कहते हुए वो मुस्कुराकर नैना की तरफ देखने लगा, जो हैरानी से उसकी बातों पर उसे ही देख रही थी। तभी नैना अपनी हैरानी से बाहर आई और उसे देखते हुए बोली, लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मैं ऐसे ही नहीं चल सकती आपके साथ आपके घर। लोगों को पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। जिस पर कार्तिक उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, उन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए, क्योंकि वह उनका काम है, हमारा नहीं। और इट्स फाइनल कि आप मेरे साथ घर चल रही हैं और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ मैं आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। समझिए आप मिस नैना। और यह कहते हुए वह बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ नैना को देखने लगा। यह देख नैना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से अंदर आती अपर्णा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा प्लीज़ इस बात पर कोई बहस मत करो। ठीक कहा कार्तिक ने, तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो एंड डेट्स फाइनल। जिस पर वह कुछ कह ही नहीं पाई और आखिरकार उन दोनों माँ बेटे की जिद से हार गई। इस सब के बाद वह लोग नैना को अपने साथ अपने घर ले गए, जहाँ अपर्णा जी से उसे एक माँ का प्यार, सलेख जी के रूप में एक पिता और कार्तिक के रूप में एक खूबसूरत दोस्त, एक साथी, एक हमदर्द मिला। यूं ही कई हफ्ते बीत गए, जिसमें उसका अपने डॉक्टर गुप्ता के साथ हर संडे सनसेट देखते हुए चाय इंजॉय करना एकदम आम सी रोज़मर्रा की बात हो गई थी। और रोज़ अपर्णा जी के साथ मिलकर उसे शादी के लिए छेड़ना भी। यूं ही यह संडे भी आया। दोनों कार्तिक के घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे कि तभी नैना थोड़ा सीरियस होते हुए बोली,
मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ डॉक्टर गुप्ता कि शादी क्यों नहीं करते आप? आखिर दिक्कत क्या है शादी से? अगर कोई पसंद है तो बता दीजिए, मैं बात कर लूँगी उससे। और यह कहते हुए उसने चाय की चुस्की ली और कार्तिक की तरफ जवाब के इंतज़ार में देखने लगी। उसकी बात को सुन कार्तिक ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज़ में कहा, पसंद तो बहुत है कोई, लेकिन बताइए क्या खुद से बात कर पाएंगे आप मेरे लिए? जिस पर नैना बस हैरानी से उसे ही देख रही थी, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं गया। पर कुछ पलों बाद उसने अपनी हैरानी को थोड़ा संयमित किया और उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पास एक कॉल आई और सामने जो नाम फ्लैश हो रहा था वह और किसी का नहीं बल्कि उसके एक्स हस्बैंड का था, जिसे देख इस वक्त उसके मन में कोई फीलिंग, कोई भावनाएं अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। इसलिए उसने बस फ़ोन उठाया और कान से लगाया ही था कि तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, नैना प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, प्लीज़ वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया है, इसलिए प्लीज़ कम बैक। जिसे सुन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कॉल काट कर सामने देखते हुए कार्तिक से बोली, मुझसे प्यार करने की कोई खास वजह है आपके पास तो बताइए डॉक्टर गुप्ता, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे से टूटे हुए इंसान से मोहब्बत आखिर कोई क्यों ही करेगा। और यह कहते हुए उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। उसके इस सवाल पर कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, सच कहूँ तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर वजह होती तो वह मोहब्बत नहीं होती। और रही बात आपके टूटे होने की, तो इतना कहूँगा कि यू आर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। और यह मैं सिर्फ आपकी बाहरी खूबसूरती की ही नहीं, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती की भी बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कैसे आप लोगों को ट्रीट करती हैं बिना उनके स्टेटस के बारे में सोचे, कैसे आप सब कुछ होते हुए भी बहुत सिंपल चीज़ों में खुश होती हैं, कैसे आप सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए, बस चाहती हैं तो एक सिंपल सी लविंग फैमिली। जिसे सुनकर नैना की आंखों में नमी तैर गई। तभी वह फिर बोला, तो कहिए मिस नैना, क्या बात कर पाएंगे आप खुद से? और यह कहकर वह नैना की तरफ देख उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब कार्तिक दोबारा से बोला, तो कहिए मिस नैना, क्या बात कर पाएंगे आप खुद से? और यह कहकर वह नैना की तरफ देख उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। तो नैना कुछ वक्त सोचने का नाटक करते हुए मुस्कुरा कर बोली, मुझे लगता है मैंने बात कर ली है खुद से और मेरा जवाब हाँ है, क्योंकि ऐसे हमदर्द को ज़िंदगी से जाने देना बेवकूफ़ी है, जो मैं करना नहीं चाहती। आखिर बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं। और उसके यह कहने के साथ ही सुर्खी भी उसके चेहरे पर अपना कब्जा जमाने लगी। वहीं कार्तिक, जिसे उससे इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, वह यह सुन हैरानी से बस उसे ही देखने लगा और कुछ कहने की कोशिश करने लगा, पर हर बार शब्द उसके गले में ही अटक जाते। इस चीज़ को महसूस कर नैना हंसते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है आपके साथ? आपके लफ्ज़ क्यों साथ छोड़ रहे हैं आपका? जिसे सुन कार्तिक एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा उठा और उसके हाथ को थाम उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या कहूँ सिंगर साहिबा, आपने जो खुशी दी है ना, उसमें लफ्ज़ क्या, ज़िंदगी भी साथ छोड़ दे तो गम नहीं। लेकिन सच बताइए, क्या सच में आप मुझे पसंद करती हैं? क्या सच में मैं उस काबिल हूँ कि आप मुझे पसंद करें? और यह कहते हुए वह अपनी उन हरी आंखों में सवाल लिए नैना की तरफ देखने लगा। तो नैना भी खामोशी के साथ कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही। फिर बोली, क्या मजाल मेरी कि मैं आपको जज करूं कि आप मेरे काबिल हैं या नहीं। जब आपने मेरा मेरा पास्ट के बेसिस पर मुझे जज किए, मुझसे प्यार किया, मुझे इज्जत दी, तो फिर मैं आपको कैसे जज करूं? और आप पसंद करने की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो सुनिए, आपकी सिंगर साहिबा को मोहब्बत हो गई है आपसे, और शायद ऐसी मोहब्बत पहले कभी नहीं हुई, और इतना सीरियस भी मैं आज तक पहले कभी नहीं हुई। यह कहते हुए अगले ही पल लेना अपने गले में पहने पेंडेंट में से रिंग निकाल अपने घुटनों पर बैठ उस रिंग को कार्तिक की तरफ करते हुए मुस्कुराकर बोली, यह मेरे पापा की रिंग है, उन्होंने मुझे दी थी और कहा था कि मैं उनकी ज़िंदगी की सबसे ख़ास इंसान हूँ, और मुझे यह रिंग आगे किसी मेरे लिए अहमियत रखने वाले सबसे ख़ास इंसान को देनी चाहिए। इसलिए आपको देते हुए कह रही हूँ कि उम्र हम दोनों की बढ़ती जा रही है डॉक्टर साहब, खासकर आपकी। 35 के हो गए हैं आप, अब तो कर लीजिए शादी। अब तो मान जाइए, मैंने खुद से भी बात कर ली है। और यह कहते हुए वह लगातार कार्तिक को ही देखे जा रही थी, जो बस हैरानी से बुत बने उसे देख रहा था। मगर अगले ही पल नैना के बार बार पुकारने से वह होश में आया। फिर खुद भी घुटनों पर बैठ अपनी जेब से एक रिंग निकाल उसकी तरफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, यह रिंग मैंने आपके लिए मेरी पहली सक्सेसफुल सर्जरी, जिसमें मैं एक हेड सर्जन के तौर पर अपनी टीम को लीड कर रहा था, उसके बाद खरीदी थी। क्योंकि उस वक्त मैं बहुत नर्वस था और बार बार बस आप ही की आवाज़ में
जो तू मेरा हमदर्द है गाना सुन रहा था। आपकी आवाज़, आपके हर गाने मुझे पसंद हैं और हमेशा रहे हैं। लेकिन इस गाने की बात ही अलग रही है और इसने मुझे उस दिन भी शांत कर ही दिया जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। इसीलिए उसके बाद ईयरिंग खरीदी थी। सोचा था आपसे पर्सनली मिलकर आपको एक फ़ैन के तौर पर दूंगा। इसलिए आपके कंसर्ट की वीआईपी टिकट्स भी खरीदता था। पर हर बार कुछ ना कुछ वजह से मैं नहीं जा पाता था और यह हमेशा मेरी जेब में ही रह जाती। लेकिन आज समझ आया क्यों। क्योंकि यह आप तक एक फ़ैन के तौर पर नहीं, फियांसे के तौर पर जाना चाहती थी। सो हियर इट इज़। और यह कहते हुए जहाँ वह मुस्कुरा रहा था, वहीं नैना की आंखें नम हो चुकी थी पर होंठों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी उसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कुराकर कार्तिक से पूछा, एक बात बताइए डॉक्टर गुप्ता, क्या तब से लेकर अब तक हमेशा इसे जेब में इसी तरह लिए घूमते रहे हैं आप? जिस पर कार्तिक जवाब में अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोचता था क्या पता आप कब कहाँ मिल जाएं। और उसके यह कहने के साथ ही दोनों एक साथ हंस पड़े। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी रिंग पहनाई, जिसके बाद अगले ही पल कार्तिक ने नैना के सिर पर अपने लब रख दिए। यह एहसास इतना प्यारा था कि इसे महसूस करते हुए नैना की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और ढलता हुआ वह सूरज भी इन दोनों के इजहार इश्क का गवाह बना। इस दिन के बाद वक्त अपनी गति से आगे बढ़ता रहा था और यूं ही 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। नैना और कार्तिक ने उसके परिवार की सहमति के साथ शादी कर ली थी और एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन इस वक्त कार्तिक एक अवार्ड शो में नैना का हाथ थामे उससे भी ज़्यादा परेशान लग रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो अनाउंस होने वाला था, उसके साथ साथ अपर्णा जी और स्लेक जी भी वहाँ बैठे टेंशन में स्टेज पर अवार्ड अनाउंस करने वाले व्यक्ति को ही देख रहे थे। तभी उस अवार्ड को अनाउंस करने वाले अनाउंसर ने मुस्कुराते हुए एनवलेप चेक किया। एंड अवार्ड गोज टू द वन एंड ओनली मिसेज नैना कार्तिक गुप्ता। और यह सुनते ही कार्तिक, अपर्णा जी, सलेख जी सब एकदम उछल पड़े और नैना को एक एक कर गले लगाकर उसके माथे को चूमते हुए बधाइयाँ देने लगे। इन सब के बाद वह स्टेज पर गई और अवार्ड रिसीव करते हुए मुस्कुराकर अपनी स्पीच शुरू करते हुए बोली, इन 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। मैंने ब्रेक लिया, फिर वापस आई, पर आप सभी लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, स्पेशली मेरे फैंस। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शायद मेरा यह कमबैक मेरे हस्बैंड, मेरे डॉक्टर साहब के बिना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था मेरी ज़िंदगी में जब मैं जीना ही नहीं चाहती थी। उस वक्त डॉक्टर गुप्ता ही मेरे हमदर्द बने। सो थैंक यू डियर हस्बैंड, मेरे लिए इतना सब सेल्फलेसली करने के लिए। और यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई और वह ऑडियंस में बैठे कार्तिक को देखती रही, जो नीचे से उसके लिए तालियां बजा रहा था और उसकी तरफ देख फ्लाइंग किस कर रहा था। इस चीज़ को देखते हुए वह और मुस्कुरा दी, फिर आगे बोली, इसीलिए मेरे इस अवार्ड पर मुझसे ज़्यादा हक आपका है। तो डॉक्टर गुप्ता प्लीज़ ऊपर आइए और मेरे साथ इस अवार्ड को शेयर कीजिए। और यह कहते हुए वह कार्तिक के अपने पास आने का इंतज़ार करने लगेगी, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। और कुछ ही पलों के बाद कार्तिक स्टेज पर आकर उसके गले लगते हुए अवार्ड को शेयर करते हुए नैना के हाथ से माइक लेते हुए बोला, यह मेरी सिंगर साहिबा का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे अपना अवार्ड शेयर करने के लिए कहा, पर मेहनत सारी इनकी है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आई एम हर हस्बैंड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डैट। और उसके यह कहते ही वहाँ चारों तरफ का तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी नैना वापस माइक को लेते हुए बोली, आप चाहे कुछ भी कहें, पर मैं जानती हूँ कि हाउ मच यू लव मी। इसलिए अब आपके लिए आपका पसंदीदा गाना आज यहाँ आपको सबके सामने डेडिकेट करती हूँ। और यह कहते हुए वह गहरी सांस लेकर कार्तिक की तरफ देखते हुए गाने लगी, पल दो पल की ही क्यों ज़िंदगी इस प्यार को, सदियाँ काफ़ी नहीं तो खुदा से मांग लो मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं। यहाँ तक गाते गाते उसने कार्तिक का हाथ कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डाल दुनिया जहाँ से बेखबर आगे के बोल गाने लगी, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तो कार्तिक ने उसके आंसू साफ करते हुए नाव में अपना सर हिलाया और उसे मुस्कुराने का इशारा किया, तो वह भी मुस्कुरा दी और आगे गाने लगी, तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीदें मिली, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होंगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है। जैसे ही नैना शांत हुई, पूरा माहौल कुछ पलों के लिए शांत हो गया, पर फिर अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जगह से उठकर उन दोनों के लिए दिल खोलकर तालियां बजाने लगे। वहीं कार्तिक उसके लिए अपने इस तरह गाने से बहुत ज़्यादा खुश था।
पर अपने मन के जज्बातों को बयां कैसे करे नहीं समझ पा रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे उसने बस उसके माथे पर अपने लब रख दिए। वहीं नैना भी आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए इस एहसास में खो गई और इसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हमसफ़र बने रहे।